देखो बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का। अब दो चीजें आती हैं, एक आता है बाइंडिंग एनर्जी और एक आता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। दोनों में डिफरेंस क्या है? और जब हम लोग स्टेबिलिटी की बात करेंगे किसी भी न्यूक्लियस की, तो बाइंडिंग एनर्जी इंपॉर्टेंट है वहां पर या फिर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इंपॉर्टेंट है? तो उसके लिए मैं आपको सिंपल से एक कहानी बता रहा हूं, आप उससे रिलेट करना, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। 2 मिनट सुनो। मान लो कि यहां पर कोई एक फैमिली है, कोई एक परिवार है। यहां पर कोई एक क्या है, एक परिवार है, एक फैमिली है, ठीक। मान लो कि इस फैमिली की जो टोटल इनकम है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि 50,000 पर मंथ है। इस फैमिली की जो टोटल इनकम है वो 50,000 पर मंथ है। इसी तरह की एक और फैमिली है यहां पर, और इस फैमिली की जो इनकम है, ये जो फैमिली नंबर 1 है और ये फैमिली नंबर 2 है, 2 है, दो परिवार है। पहले वाले की जो टोटल इनकम है वो आपकी कितनी है, 50,000 पर मंथ, और जो दूसरी वाली है उसकी जो टोटल इनकम है वो 20,000 पर मंथ। अब देखो इन दोनों फैमिली को अगर हम ध्यान से देखें तो कोई बता सकता है कि अगर फाइनेंशियल क्राइटेरिया ही रखा जाए स्टेबिलिटी का, तो ऊपर वाली फैमिली ज्यादा स्टेबल होगी और नीचे वाली फैमिली कम स्टेबल होगी। लेकिन अभी मैं आपको दूसरा डाटा और बता रहा हूं। मान लो कि ऊपर वाले परिवार में टोटल 100 लोग हैं, इसमें 100 मेंबर रहते हैं, और नीचे वाली फैमिली में केवल 2 लोग हैं, 2 मेंबर हैं। अब देखो चीजें बिल्कुल अपोजिट हो जाएगी। जो हमारा पहले परसेप्शन था कि ऊपर वाली फैमिली की इनकम 50,000 पर मंथ है और नीचे वाली फैमिली की इनकम 20,000 पर मंथ है, अभी तक हमें लग रहा था कि अगर फाइनेंशियल क्राइटेरिया है स्टेबिलिटी का तो ऊपर वाली फैमिली ज्यादा स्टेबल है। लेकिन जैसे ही मैंने आपको बता दिया कि ऊपर वाली फैमिली में कितने मेंबर हैं, 100, और नीचे वाली फैमिली में कितने मेंबर हैं, 2 मेंबर, तो पर मेंबर जो इनकम आएगी, पर मेंबर जो या पर पर्सन जो इनकम आएगी, यहां पर 50,000 रुपए आ रहे हैं, 100 लोग हैं, इसका मतलब है कि एक व्यक्ति के हिस्से में 500 रुपए आया पर पर्सन। यहां पर टोटल 20,000 रुपए आ रहे थे, 2 ही लोग हैं, मींस प्रति व्यक्ति 10,000 रुपए आया। अब मुझे बताओ कि इन दोनों फैमिली में से जो लोग रह रहे हैं उनमें से स्टेबिलिटी किस में ज्यादा होगी? तो स्टेबिलिटी दूसरी वाली फैमिली में ज्यादा होगी, क्योंकि टोटल इनकम भले ही कम है लेकिन जो लोग रह रहे हैं वो भी कम है। इसका मतलब है कि प्रति व्यक्ति आय दूसरी वाली फैमिली में ज्यादा है। पहली वाली फैमिली में टोटल इनकम भले ही ज्यादा है लेकिन लोग भी तो ज्यादा हैं, मींस प्रति व्यक्ति आय कंपैरेटिवली कम है, तो उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। बस यही होता है नाभिक के साथ, यही होता है न्यूक्लियस के साथ, और यही कॉन्सेप्ट है ईबी का, टोटल बाइंडिंग एनर्जी का, और ईबीएन का, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस का। आप शायद समझ गए होंगे कहानी कि किसी भी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी टोटल बाइंडिंग एनर्जी पर निर्भर करेगी, अच्छी बात है, लेकिन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस पर ज्यादा निर्भर करेगी। जब भी हमें स्टेबिलिटी चेक करना होगा हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस को ही देखेंगे। मुझे प्रति व्यक्ति इनकम चाहिए, वहां से हम बता सकते हैं कि वो फैमिली कितनी स्टेबल है या नहीं है। तो देखो जरा, मैं इसको हटा रहा हूं। अब इन फैमिली से हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है, इनका काम हो चुका है, ठीक है। अब ये स्टेबल रहें या ना रहें। अब देखो ये कर्व है, ग्राफ है जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस का है। हम लोग शुरू करते हैं 1H2 से, और 1H2 का जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस है वो 1.1 मेगा इलेक्ट्रिकल वोल्ट होता है।
और जैसे ही आप एटॉमिक मास नंबर इंक्रीज करते हैं तो लगभग एटॉमिक मास नंबर 30-40 तक, ये आपको दिख रहा होगा, लगभग एटॉमिक मास नंबर 30 तक बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स देखो बढ़ रही है। यहां पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन क्या होती है, बढ़ती है यहां, और बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। फाइनली हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स 2He4 की 7.1 होती है मेगा इलेक्ट्रिकल वोल्ट। फिर लिथियम की थोड़ी सी कम होती है, फिर यहां पर बढ़ती जाती है, और फिर ये कुछ ऐसा ग्राफ आता है। यहां बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स जो आयरन के लिए है वो लगभग 8.75 मेगा इलेक्ट्रिकल वोल्ट होती है। आयरन की जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स है वो हाईएस्ट होती है, और अगर हाईएस्ट होगी तो इसकी स्टेबिलिटी भी हाईएस्ट होगी। ये होता है मोस्ट स्टेबल, इसकी स्टेबिलिटी हाईएस्ट होती है। क्यों होती है? क्योंकि ईवीएन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, आयरन का जो न्यूक्लियस है उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन सबसे ज्यादा होती है। अब देखो, अगर आप यहां पर देखेंगे तो एटॉमिक मास नंबर 30 से लेकर के लगभग 170 तक, लगभग 170 तक जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस है वो ऑलमोस्ट क्या है, कांस्टेंट है। वो ऑलमोस्ट क्या है, कांस्टेंट है। और उसके बाद बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस क्या होना शुरू हो जाती है, डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो ये कहानी है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स की, कि किसी भी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को ईबीएन डिफाइन करेगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन डिफाइन करेगा। आप लोअर एटॉमिक मास नंबर पे देखेंगे, लगभग एटॉमिक मास नंबर 30 से कम पर तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बढ़ती है। एटॉमिक मास नंबर 30 से 170 तक देखेंगे वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है, और एटॉमिक मास नंबर आप 170 से ज्यादा जाएंगे तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन डिक्रीज होती है। अब देखो, फ्यूजन और फिजन का कॉन्सेप्ट भी यहीं से आया है। अब आप समझिए कि जब भी कोई भी परिवार अनस्टेबल होगा, अस्थायी होगा, तो उसके पास दो ही ऑप्शन होंगे, या तो वो किसी से जुड़ जाएगा या तो वो टूट जाएगा। जब भी कोई भी व्यक्ति अनस्टेबल होगा तो उसके दो ही तरीके होंगे स्टेबिलिटी को पाने के, या तो वो किसी से जुड़ जाएगा, न्यूक्लियर फ्यूजन कर लेगा, नाभिकीय संलयन कर लेगा, और या तो वो टूट जाएगा, न्यूक्लियर फ्यूजन कर लेगा, नाभिकीय विखंडन कर लेगा। तो देखो जरा, अब ये किस बात पर निर्भर करेगा कि न्यूक्लियर फ्यूजन होगा या फिजन होगा। तो देखो, जो फ्यूजन है, नाभिकीय संलयन, ये क्या है, यहां पर दो न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होते हैं और एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं। तो ये इसका मतलब है जुड़ना या टूटना, इसका मतलब है जुड़ना। नाभिक जुड़ते हैं, 1H2 मिलकर के 2He4 बनाता है। आपको पता है सूर्य में रिएक्शन होती है फ्यूजन। एक होता है फिजन। फिजन क्या है, विखंडन। विखंडन मतलब टूटना। ठीक। अब आप यहां पर देखो, एटॉमिक मास नंबर 30 से कम में जितने भी न्यूक्लियस हैं उनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स एटॉमिक मास नंबर बढ़ाने पर बढ़ रहा है। अब आप इसको देखो ध्यान से, 1H2 को, इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन क्या है, कम है, 1.1 मेगा इलेक्ट्रिकल वोल्ट है। इसका मतलब है कि ये बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है, और अगर ये स्टेबल नहीं है तो ये स्टेबल होना चाहेगा, और अगर स्टेबल होना चाहेगा तो इसके सामने दो ऑप्शन है, या तो ये जुड़ जाए और या तो ये टूट जाए।
तो टूट तो बेटा ये सकता नहीं। क्यों नहीं सकता? क्योंकि ऑलरेडी बहुत छोटा न्यूक्लियस है, एटॉमिक मास नंबर आप 30 से कम पर देख रहे हैं। तो फिर इसके पास ऑप्शन ये है कि ये जुड़ जाए, और यहां पर 1H2 और 1H2 मिलकर के 2He4 बना दे। यहां पर 1H2 मिलकर के 2He4 बना दे। और आप देख पा रहे होंगे कि जो 1H2 है उसका बाइंडिंग एनर्जी 1.1 मेगा इलेक्ट्रिकल वोल्ट है, और जो 2He4 है उसका बाइंडिंग एनर्जी 7.1 मेगा इलेक्ट्रिकल वोल्ट है। तो देखो इसने न्यूक्लियर फ्यूजन करके, मींस एक 1H2 ने मिल करके जो नाभिक बनाया उसकी बाइंडिंग एनर्जी कंपैरेटिवली ज्यादा है या कम है? ज्यादा है। इसका मतलब है कि ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन होता है वहां पर जहां पर लोअर एटॉमिक मास होता है, मतलब एटॉमिक मास नंबर लगभग 30 से कम। तो यहां पर होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन। ठीक क्यों होता है? क्योंकि EBN कम है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस कम है, तो वो स्टेबिलिटी के लिए अपने जैसे किसी दूसरे न्यूक्लियस से जुड़ेंगे। अब यहां क्या होता है? यहां एटॉमिक मास नंबर 170 से ज्यादा पर आप देख रहे होंगे तो EBN क्या हो रहा है? कम हो रहा है धीरे धीरे। अगर EBN कम हो रहा है तो स्टेबिलिटी कम हो रही है, और अगर स्टेबिलिटी कम हो रही है तो फिर यहां क्या होगा? फ्यूजन होगा या फ्यूजन होगा? तो आप बस ऐसे समझो कि यहां पर जो भी न्यूक्लियस है वो बहुत बड़ा है, बहुत छोटा है। तो आप एग्जांपल के लिए यूरेनियम 238 को देखो, कितने न्यूक्लियॉन्स हैं? 238, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो परिवार में रहने वाले सदस्यों की संख्या बहुत कम या बहुत ज्यादा? बहुत ज्यादा। और बहुत ज्यादा है तो क्या होगा? अगर अनस्टेबिलिटी है तो परिवार टूट जाएगा, और अगर परिवार टूट जाएगा इसका मतलब है कि नाभिक क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, और यहां पर होगा न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय विखंडन। तो यहां पर होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय विखंडन। ठीक, तो 2-3 की पॉइंट हैं जो आपको समझना पड़ेगा। पहला कि जब भी आप स्टेबिलिटी को चेक करेंगे तो आप बाइंडिंग एनर्जी की बात नहीं करेंगे, टोटल बाइंडिंग एनर्जी की बात नहीं करेंगे, आप बात करेंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की। क्योंकि किसी परिवार की टोटल इनकम कितनी है ये बात स्टेबिलिटी को उतनी अच्छी तरह से नहीं समझा सकती, जो प्रति व्यक्ति इनकम कितनी है ये बात समझा सकती है। मींस टोटल बाइंडिंग एनर्जी कितनी है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कितनी है इस बात से फर्क पड़ता है। जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज्यादा वो ज्यादा स्टेबल, और जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम वो कम स्टेबल। अब जो छोटे न्यूक्लियस है जिनका एटॉमिक मास नंबर लगभग 30 से कम है वो स्टेबिलिटी के लिए किसी और के साथ जुड़ जाएंगे और न्यूक्लियर फ्यूजन होगा, नाभिकीय संलयन होगा। और जो बड़े न्यूक्लियस हैं जिनका एटॉमिक मास नंबर लगभग 170 से ज्यादा है वो स्टेबिलिटी के लिए टूट जाएंगे, क्योंकि वहां पर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बहुत ज्यादा है, परिवार बड़ा है, और स्टेबिलिटी के लिए क्या होगा? टूटेगा। जैसे यूरेनियम 238 इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन कब होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन कब होगा, ऐसा नहीं है कि जब मन चलेगा तब हो जाएगा, वो सब डिपेंड करेगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस, ठीक है। अब न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, फ्यूजन क्या होता है, संलयन और विखंडन क्या होता है, इसमें मास की कैलकुलेशन कैसे होती है, एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। अभी हम लोग केवल इतनी ही बात करने वाले थे कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स का सिग्निफिकेंस क्या है और ये किस तरह से अलग है टोटल बाइंडिंग एनर्जी से। थैंक यू।